गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुख्य रूप से नदी के ऊपर, यानी जो नदी है वो किस प्रकार से कार्य करती है, या जो नदी के मुख्य रूप से कौन कौन से कार्य है जिनके द्वारा नदी अपर्दन का काम करती है या निक्षेप का काम करती है, या नदी के द्वारा जो डेल्टा बनाए जाते हैं, या अपन कहेंगे बाढ़ का जो मैदान का निर्माण किया जाता है, या जब नदी इन कार्यों के द्वारा कई सारी स्थलाकृतियों का निर्माण कर देती है। जैसे अपन बात करेंगे गोखुर झील, मिनाइंडर, जलप्रपात और स्त्रीपिकाएँ, या अपन बात करेंगे जो नदी है ये तटबंधों का निर्माण कर देती है। तो ये जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, ये सब। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले कि जो नदी के जो मुख्य रूप से जो कार्य है उनके बारे में बात करते हैं आज हम, कि नदी कौन कौन से जो कार्य है मुख्य रूप से करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं वह संपूर्ण क्षेत्र है जिसमें से होकर नदी बहती है, यानी वह पृथ्वी का धरातलीय क्षेत्र जहाँ से नदी निकलती है या नदी गुजरती है, यानी नदी जहाँ से गुजरेगी वो उसका क्या हो जाएगा, अपवा बेसिन। वह जहाँ से होकर नदी बहती है और जल ग्रहण करती है, और इसे नदी का अपवा क्षेत्र कहते हैं या अपवा बेसिन कहते हैं। जहाँ से नदी गुजरेगी या जहाँ नदी का जल है, जो ग्रहण क्षेत्र होता है, जल ग्रहण क्षेत्र, जहाँ से नदी अपना जल ग्रहण करती है, उस क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं, अपवा बेसिन कहते हैं। जब नदी, मुख्य नदी व उसकी जो सहायक नदियाँ होती है, जब वो जहाँ पर मिलती है, जिस क्षेत्र का निर्माण करती है, उसी को अपन क्या कहते हैं, नदी का अपवा बेसिन कहते हैं। जैसे अपन बात करते हैं नदी घाटी के विकास में जब सहायक नदियाँ एवं मुख्य नदी में आकर मिलती है। जैसे कोई भी ये नदी है, ये कोई नदी निकल रही है यहाँ से, जैसे ये गंगा निकली आपकी गंगोत्री से, यहाँ से दूसरी सहायक नदी आके मिल गई, यहाँ से दूसरी सहायक, यहाँ से दूसरी, तो ये जितना भी ये क्षेत्र होता ना, ये आपका क्या कहलाएगा, गंगा का अपवा बेसिन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गंगा का अपवा बेसिन या गंगा अपवा क्षेत्र। जैसे अपन बात करते हैं तो मुख्य नदियां आकर मिलती हैं तो एक पूरे अपवा बेसिन का क्या कर देती है, निर्माण कर देती है। मुख्य नदी तो जहां जहां चलती है ही है, उसके साथ साथ में जो उसकी सहायक नदियां हैं, जैसे अपन ने बात की, मैंने एक उदाहरण बताया, गंगा नदी की जो सहायक नदी हैं, यमुना है, चंबल है, केन है, गागरा है, गंडक है, कोशी है, महानदी है, ये जितनी भी जो नदियां हैं, इनके सम्मिलित अपवा क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं, मुख्य रूप से गंगा अपवा बेसिन कहते हैं। ये एक पूरे अपवा बेसिन क्षेत्र का निर्माण हो गया मुख्य नदी व उसकी सहायक नदियों के द्वारा। अब अपन बात करते हैं नदी के प्रमुख कार्य, यानी ये तो आपको अपवा बेसिन के बारे में बता दिया। अब अपन बात करते हैं नदी के प्रमुख कार्य। नदी के प्रमुख कार्य मुख्य रूप से पवन की तरह तीन होते हैं। पवन के भी तीन थे और नदी के भी मुख्य रूप से तीन कार्य है। एक तो नदी अपर्दन करेगी, यानी कोई भी चीज को अपर्दन करेगी। एक नदी क्या करेगी, अपर्दन के बाद में परिवहन करेगी। एक तो नदी इसको तोड़ेगी, कोई भी क्षेत्र है उसको तोड़ना अपर्दन हो गया, और परिवहन उसको बहाकर ले जाना। तीसरा काम है निक्षेपण। तीसरा काम है जो चट्टानें टूट कर आ रही है, जो जलोढ़ कण है नदी के साथ में टूट कर आ रहे हैं, उनको क्या करना, निक्षेप करना, यानी जमा करना। तो नदी के तीन कार्य मुख्य रूप से अपर्दन कार्य, परिवहन कार्य और निक्षेपण का कार्य। अब इन अपर्दन कार्यों को अपन मुख्य रूप से और उप विभाजों में पढ़ते हैं कि किस किस के द्वारा अपर्दन होता है मुख्य रूप से। तो अपर्दन तो आपको पता है मुख्य रूप से दो प्रक्रियाओं द्वारा होता है। एक भौतिक अपक्षय के द्वारा अपर्दन होता है और एक रासायनिक अपक्षय के द्वारा अपर्दन होता है। जैसे अपन ने पढ़ा, तो नदी के संदर्भ में अपन पढ़ेंगे मुख्य रूप से दो प्रकार से अपर्दन होता है, एक रासायनिक अपक्षय से अपर्दन और एक भौतिक अपक्षय। जैसे अपन पहला पढ़ते हैं रासायनिक अपक्षय। नदी के जो दो अपर्दन है उसमें से अपन पढ़ते हैं रासायनिक। अब अपर्दन कहते किसे, यानी जब नदी चलेगी तो नदी की जो साइडों की किनारे हैं उनका भी अपर्दन करेगी, और नदी जो बीच का जो तल होता है उसका भी अपर्दन करती है। जैसे मैं यहाँ बता देता हूँ, ये नदी है, यहाँ से यहाँ चल रही है, इसका पानी यहाँ अंदर से चल रहा है, तो ये क्या करेगी, ये जो साइड वाली किनारे यहाँ से भी आपका अपर्दन का कार्य करेगी, यानी नदी घाटी धीरे धीरे चौड़ी होती जाएगी, यहाँ पर भी अपर्दन करेगी। और जो ये बीच का क्षेत्र है, जैसे मैंने यहाँ पे देखो ये गोला बनाया, ये बीच का क्षेत्र है,
ये जो बीच का क्षेत्र है, यहाँ इसके तल को भी तो नदी अपर्दित करती है, तो इस क्षेत्र को जो अपर्दन करेगी नदी, इसको अपन क्या कहते हैं, नदी अपर्दन कहते हैं। और ये मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है। पहला पढ़ते हैं अपन रासायनिक अपर्दन। रासायनिक अपर्दन कैसे होता है, जैसे देखो नदी के जल की जब किसी चट्टानों के साथ में रासायनिक क्रिया करके उस चट्टान को तोड़ देते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्षय कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्षय। यानी कोई भी बड़ी चट्टान है जहां से नदी गुजर रही है तो उस चट्टान को धीरे धीरे क्या करेगी, जल के साथ उस चट्टान की जब क्रिया होगी तो वो रासायनिक क्रिया के द्वारा जल चट्टान धीरे धीरे तोड़ना शुरू हो जाएगी, और जो अपर्दन होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्षय कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। दूसरा पढ़ते हैं भौतिक अपर्दन। अब ये भौतिक अपर्दन कैसे होता, तो आपको मैंने पहले ही बताया था, भौतिक अपर्दन होता है ताप, दाब, इनसे जल वगैरह से। तो ये भौतिक अपर्दन है, इसको अपन मुख्य रूप से और दो भागों में बांट देते हैं। भौतिक अपर्दन को अपन पढ़ते हैं कि एक होता है भौतिक अपर्दन में अपघर्षण या घर्षण। अपघर्षण या घर्षण ये किस प्रकार से होता है, जैसे भौतिक अपर्दन को अपन मुख्य रूप से तीन भागों में बांटेंगे। जैसे अपन पहला पढ़ते हैं घर्षण या अपघर्षण, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ घर्षण या अपघर्षण। नदी के जल में कंकड़ पत्थर, नदी के जल में जैसे जलोढ़ आते हैं, जैसे नदी हिमालय से होकर आ रही है तो हिमालय की जो चट्टान है धीरे धीरे तोड़ती हुई नदी अपने साथ लेकर आ रही है, तो जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो नदी जल के संपर्क में आकर टूटते रहते हैं। वो जैसे ही नदी जल के संपर्क में आएंगे वो चट्टानें धीरे धीरे तोड़ना शुरू हो जाएगी और जो कंकड़ पत्थर है वो भी टूटना शुरू हो जाएंगे। इसको कहते हैं अपघर्षण कहते हैं। ये नदी के अपघर्षण के द्वारा जो चट्टान है, ये चट्टान है, ये चट्टान है, इस चट्टान की नदी इससे ऊपर से जाएगी, इसको घर्षण करती हुई जाएगी, या ये चट्टान साइड में, यहाँ से नदी घर्षण करती हुई जाएगी। जैसे मैंने यहाँ बताया ये ए भाग है, ये बी भाग है, जैसे ए भाग को यहाँ से कुरेदती हुई जाएगी, बी भाग को जाएगी, तो ये क्या होगा, इसको घर्षण करते हुए जा रही है तो जो चट्टान के जो टुकड़े हैं वो टूटते जाएंगे, इसको कहते हैं अपघर्षण। फिर अपन पढ़ते हैं दूसरा एक होता है सन्निघर्षण। अब जो चट्टान के जो टुकड़े टूटे हुए हैं वो भी तो आपस में नदी जल के साथ में चलते चलते आपस में रगड़ खाएंगे। यानी जब चट्टानों के टुकड़े नदी जल में आपस में परस्पर रगड़ खाकर टूटते रहते हैं, जैसे कोई बड़ा टुकड़ा हो गया इतना बड़ा, अब दो बड़े बड़े टुकड़े जा रहे हैं, जब नदी के जल में वो आपस में घर्षण करेंगे तो वो दोनों भी टूट जाएंगे, तो उसको कहते हैं अपन सन्निघर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, सन्निघर्षण। नदी जल में कंकड़ पत्थर द्वारा परस्पर आपस में जो रगड़ खाकर टूटने की क्रिया को कहते हैं सन्निघर्षण। फिर अपन बात करते हैं जल दाब या जल गति द्वारा जल गति क्रिया। जल गति क्रिया यानी जब कभी अपन पढ़ते हैं नदी के जल भार एवं दबाव द्वारा, नदी में कभी कभी क्या होता है, जल का पानी अधिक आ जाता है वर्षा ऋतु के समय, या दबाव इतना अधिक हो जाता है पानी का, तो उसके कारण जब नदी अपरदन करती है तो उसी को अपन कहते हैं जल दबाव के कारण या जल की गति की क्रिया के कारण। यानी जब धीरे धीरे आ रहा था तब ये जो घाटी है धीरे धीरे चौड़ी हो रही थी, लेकिन जब दबाव बढ़ गया, नदी वर्षा ऋतु में पानी ज़्यादा आ गया, तो ये क्या करेगी, यहाँ तक फैल जाएगी नदी, यहाँ तक, और यहाँ पर भी कटाव करना शुरू कर देगी, करेगी। तो इसको कहते हैं जल गति के द्वारा जब अपरदन की क्रिया में जब कटाव होता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, अपरदन कहते हैं, जल गति क्रिया द्वारा अपरदन। अब अपन पढ़ते हैं, ये तो अपन ने पढ़ दिया नदी का पहला कार्य अपरदन। अब अपन पढ़ते हैं नदी का दूसरा कार्य परिवहन। ये जो टुकड़े टूटे हुए हैं, अब इनको परिवहन करने का काम कौन करेगा, इनको ले जाने का काम कौन करेगा, तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं परिवहन। अपरदन सेल चूर्ण को नदी बहाकर ले जाना, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब नदी किन्हीं चट्टानी टुकड़ों को ले जाएगी तो उसे अपन क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। क्या कहते हैं, परिवहन। जैसे अपन बात करते हैं, पहले परिवहन का जो पहला कार्य है कृषण, फिर दूसरा है उत्परिवर्तन, फिर लटकन द्वारा, फिर गुलकर, यानी 4 प्रकार से नदी है जो आपके परिवहन का कार्य करेगी। कितने प्रकार से, 4 प्रकार से। जैसे पहला कृषण। कृषण का मतलब होता है जो बड़े बड़े टुकड़े लुढ़कते हुए परिवहित होते हैं नदी में। जो बड़ा कोई टुकड़ा टूट गया वो धीरे धीरे नदी के साथ में जा रहा है, उसको अपन कहते हैं कृषण प्रक्रिया द्वारा टूटना या परिवहन होना। फिर दूसरा पढ़ते हैं उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन का मतलब ये होता है नदी के जल के साथ में जो टुकड़े उछलते हुए परिवहित होते हैं। नदी जल के साथ में छोटे छोटे टुकड़े क्या नदी के पानी के साथ उछलते जाते हैं, लुढ़कते जाते हैं, उछलते जाते हैं। उस क्रिया को अपन क्या कहते हैं, जो टुकड़े उछल उछल कर जाते हैं नदी के साथ में, उसे कहते हैं उत्परिवर्तन। फिर अपन पढ़ते हैं लटकन विधि द्वारा किस प्रकार से। जैसे
जिन कणों का भार कम होता है, जैसे कुछ टुकड़े ऐसे होते हैं छोटे छोटे होते हैं, तो वो नदी में पानी के साथ लटकते हुए चलते हैं, नदी के पानी के साथ लटकते हुए, ऐसा लगेगा आपको ये लटकता हुआ जा रहा है, तो उसको अपन कहते हैं लटकन विधि द्वारा परिवहन। फिर अपन बात करते हैं गुलकर। जैसे कोई भी चट्टान गुल जाती है तो वो नदी के साथ बह जाती है, तो उस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, गुलकर। चट्टानें गुलकर पदार्थों को नदी का जो जल है वो आगे की ओर प्रवाहित कर देता है या परिवहित कर देता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, गुलकर प्रक्रिया द्वारा परिवहन करना। तो नदी के मुख्य रूप से 4 परिवहन हो गए, एक तो कृषण क्रिया द्वारा, उत्परिवर्तन क्रिया द्वारा, लटकन द्वारा, और एक होता है गुलकर, जो नदी के जो टुकड़े हैं वो आगे जाते हैं। अब अपन बात करते हैं निक्षेपण प्रक्रिया। ये निक्षेपण प्रक्रिया क्या होती है, जैसे देखो, जब नदी के जो टुकड़े हैं, ये यहाँ से जो अपवर्तन हो गए, परिवहन हो गए, जो नदी के टुकड़े धीरे धीरे बहकर क्या होने लगे, आगे जाने लगे। फिर नदी क्या धीरे धीरे मैदानी भागों में जाने लगी, पर्वतीय इलाकों से नीचे मैदानी भागों में आ गए। तो नदी का जो पानी का जो वेग है वो धीरे धीरे क्या, नदी का जो आकार है अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। मैदानी भागों में नदी आते ही फैलती जा रही है, पानी चारों ओर फैल जाएगा, तो उसका जो क्या वेग है वो धीमा हो जाएगा, कम हो जाएगा। वेग क्या हो जाता है, नदी का कम हो जाता है। जब वेग कम हो जाता है तो नदी जल के साथ में जो जलोढ़क आते हैं, इतने सारे, इतनी लंबी दूरी तय करके जो जलोढ़क आते हैं, वो किसी भी निम्न प्रदेश में या निम्न क्षेत्र में, जहाँ गड्ढे वाली जो क्षेत्र होते हैं, जो निम्न क्षेत्र होता है समुद्र, वहाँ आकर धीरे धीरे वो जमना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है, जमना शुरू हो जाता है, यानी निक्षेप होना जरूर होता है। इस कणों के जमाव की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। जैसे मैं बता दूं, ये जैसे कोई नदी आ रही है, ये पर्वतीय इलाकों से ये नदी आ रही है, यहाँ से मान लो गंगा नदी आ रही है, जब यहाँ तक आएगी, ये है आपका समुद्र तल, ये है आपका समुद्र तल, और यहाँ पर ये नदी का ये इस प्रकार से कोई गड्ढा है बीच में, ठीक है। तो नदी आएगी, यहाँ पर जो जलोढ़क लेके आ रही है, ये यहाँ पर गड्ढे में जमा हो जाएंगे ये जलोढ़क, फिर ये नदी का पानी आगे चला जाएगा। तो ये जो निम्न प्रदेश है, यहाँ पर जब नदी के जल के द्वारा जो जलोढ़क है वो यहाँ निम्न प्रदेश में जमा हो जाते हैं, इस प्रक्रिया को अपन निक्षेपण कहते हैं। कभी कभार क्या होता है, ये जलोढ़क जैसे समुद्र का जो किनारा होता है वो भी नीचा होता भाग होता है, तो यहाँ आकर इस प्रकार से कुछ स्थलाकृतियाँ बना देते हैं, इन्हीं को अपन क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। इस प्रकार से जो त्रिभुजाकार स्थलाकृति होती है ना, इसको अपन क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं नदी क्षेत्र में। और जब ये जमकर धीरे धीरे ये मैदान का निर्माण कर लेता है, इसी को अपन क्या कहते हैं, बाढ़ का मैदान कहते हैं। यानी नदी में जब बाढ़ आई थी तो धीरे धीरे निम्न जो जलोढ़क के टुकड़े थे वो निम्न प्रदेश में जमा हो गए, अब वो धीरे धीरे एक बाढ़ के मैदान का रूप में अलग। जैसे अपन पढ़ते हैं जो गंगा नदी का जो मैदान है, गंगा यमुना का मैदान, जो अपन सबसे भारत का सबसे उपजाऊ मैदान मानते हैं, सबसे ज़्यादा जनसंख्या, सबसे ज़्यादा संपन्न प्रदेश है, ठीक है। तो वहाँ पर जो पहले क्या हुआ करता था, पहले गड्ढा था, वहाँ पर निम्न प्रदेश था, तो जो गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु जो नदियाँ थी, ये जलोढ़क ला ला के उस जो गड्ढा था ना उसको भर दिया। तो जब नदियाँ जब जलोढ़क पदार्थ साथ में लेकर आएगी, तो जलोढ़क होते हैं नदियों के, वो अति महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वो उपजाऊ मिट्टी होती है। इसलिए उस उपजाऊ मिट्टी के कारण ही जो ये गंगा का मैदान है इतना उपजाऊ प्रदेश है, जो आज कृषि के रूप में या कृषि के जो फसलों के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण मैदान माना जाता। भारत का सबसे महत्वपूर्ण मैदान माना जाता कृषि योग्य मैदान, क्योंकि यह नवीन जो नदियां हैं नवीन मिट्टी द्वारा ला कर इस प्रदेश को भर दिया है, और जो गड्ढा था उसको एक मैदान का रूप धारण कर दिया है। अब ये जो उपजाऊ मिट्टी है इसके में कृषि की जो फसलें होती है वो सर्वाधिक उत्पादकता उत्पन्न करती है, या सर्वाधिक उत्पादकता होती है यहाँ पर कृषि की फसलों को। तो ये हो गया आपके निक्षेपण का कार्य। निक्षेपण के कार्य के कारण बाढ़ का मैदान और डेल्टा बनते हैं समुद्र की तटों के किनारे। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना। तो आज हमने मुख्य रूप से पढ़ा नदी के 3 कार्य, एक होता है अपरदन कार्य, दूसरा परिवहन कार्य, और तीसरा अपन ने पढ़ा था निक्षेपण कार्य मुख्य रूप से। थैंक यू।